हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 1 होगा आपका क्लास 11th में। देखिए, ये वीडियो बेनिफिशियल तो क्लास 11th के लिए होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई की और नीट की, उनके लिए भी ये चैप्टर यूजफुल होगा। ठीक है। हम बात करें सबसे पहले, व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ठीक है। जो मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं हम वो केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। तो ब्रांच है साइंस की। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं, मतलब इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। ठीक है। हमने जो इस वीडियो में हम पूरा कराएंगे वो लिखे है स्टेट ऑफ मैटर, बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा। ठीक है। आपने इसका कुछ पोर्शन, जैसे स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th, सॉरी, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है। सबसे पहले हम मैटर की बात करेंगे, यहाँ पर वो आपने 9th में पढ़ा है। ओके। तो बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव की, स्टेट ऑफ मैटर, बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट। ओके। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम मैटर की। ठीक। व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर मैटर। देखिएगा, जिस भी सबस्टांस में वजन होगा, या उसमें मास होगा, या फिर वो वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब कुछ जगह घेरेगा, तो वो क्या होगा, सब कुछ मैटर है। जैसे कि पेन, पेंसिल, मार्कर, वाटर, एयर। ठीक है। ये सब कुछ क्या है, सब मैटर है, क्योंकि इनमें क्या वॉल्यूम भी होता है और इनमें मास भी होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये मैटर होंगे सब कुछ। जो अब आपके आपके आसपास आप देखते होंगे चीजें, वो क्या होगी आपके, सब मैटर है। ठीक है। तो जो मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड क्या होगा आपका, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको वेल नोन होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड को, सॉरी, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होते हैं। वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा और शेप भी इनकी डेफिनेट होगी। और जो पार्टिकल होंगे वे बहुत पास पास होंगे, बहुत क्लोज होंगे, और किसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इनका शेप है वो चेंज हो जाएगा। आप जिस भी कंटेनर में, जिस शेप के भी कंटेनर में लिक्विड को पोर करोगे, भी लिक्विड को डालोगे, वो उसी का ही शेप ले लेगा। जैसे सपोज करो आप, अगर हम बात करते हैं अगर लिक्विड की, सपोज करो हमने लिया यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लिया, यहाँ पे हमने इसमें कोई वाटर डाला। ठीक है। कुछ वाटर हम यहाँ पे डालते हैं। अगर कुछ सपोज करो ये हमने 500 ml है, 1 लीटर है, कुछ भी है आपका, कोई वॉल्यूम है आपका, आपने इसी वाटर को कुछ इस तरह कंटेनर कंटेनर में पोर कर दिया। ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर में आपने इसको पोर कर दिया। ठीक है। एक बात बताइए, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा इसका, इसका तो शेप चेंज हो जाएगा। इसका क्या होगा, केवल शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज इसका नहीं होगा, जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा। ओके। पार्टिकल क्लोज होते हैं, पार्टिकल क्लोज होते हैं, लेकिन वे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में क्या होते हैं, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप ही डेफिनेट होती है। गैसेस में कोई डेफिनेट नहीं, ना वॉल्यूम डेफिनेट होता, ना ही शेप डेफिनेट होती। आप जिस कंटेनर में कोई वॉल्यूम किसी गैस का डाल दोगे, भर दोगे उसमें, तो वो गैस जिस वॉल्यूम का वो कंटेनर था उसी को ले लेगा। ठीक है। सपोज कि फिर आप देखते हैं यहाँ पे,
ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है इनका और ना ही शेप डेफिनेट है। और जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड और सॉलिड कंपैरिजन में बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, वो सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे सबस्टांस मैटर को। एक तो प्योर सबस्टांस होगा और एक इम्प्योर सबस्टांस होगा। ठीक है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें दो कैटेगरी होती है, प्योर सबस्टांस और एक इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस यूजुअली हम मिक्सचर कहते हैं, इम्प्योर को क्या कहते हैं हम जनरल में, मिक्सचर। ठीक है, बात करते हैं फिर प्योर सबस्टांस की। देखो प्योर सबस्टांस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक तो एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। देखो ये बेसिक बातें हैं, हम इस चैप्टर में कुछ बातें बेसिक करेंगे, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, देखिए जैसे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन होगा आपका, ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीजें आपको बेसिक ही बताई जाएगी। ठीक है, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो प्योर सबस्टांस होगा दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। फर्स्ट कौन सी, एलिमेंट। सेकंड कौन सी होगी आपकी, कंपाउंड। सेकंड कौन सी होगी, कंपाउंड। बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में क्या होगा, एक ही टाइप के एटम होंगे, यहाँ पे लिखा है ना, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे यहाँ पर। जैसे आपका मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलॉइड्स हो गया। ठीक है, मेटल जैसे कॉपर, एजी, एयू, इन सब में क्या होगा, सोडियम, इन सब में क्या होगा, एक ही टाइप के एटम होंगे। कॉपर में कॉपर के होंगे, एजी में एजी के और गोल्ड में गोल्ड के। लेकिन हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में भी ऐसा होगा क्योंकि एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल में भी ऐसा होगा, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, N2 हो गया, हाइड्रोजन होगी। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके, सब क्या होंगे आपके नॉन मेटल्स है। इनमें एक ही तरह के क्या होंगे, एटम होंगे। फिर हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, बात करते हैं हम मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टी मैच करेगी वो नॉन मेटल से भी करेगी और मेटल से भी करेगी। क्या बोलते हैं उनको हम, मेटलॉइड। जैसे कि बिस्मथ हो गया आपका, ये बिस्मथ है आपका। एंटीमनी हो गया आपका, ठीक है, एंटीमनी। ये क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। इनकी प्रॉपर्टी मेटल से मैच करेगी और नॉन मेटल से मैच करेगी। तो दोबारा बात करते हैं हम, जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, प्योर और इम्प्योर। प्योर को हम दो कैटेगरी में फिर डिवाइड कर देंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट की हमने यहाँ पे बात की है और हम बात करेंगे अब जब कंपाउंड की। देखिए फिर हम बात करते हैं एलिमेंट कंपाउंड्स की। यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। सपोज करो हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ पे हम H2 की बात करते हैं। H2 में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, दो एलिमेंट ने कंबाइन किया एक फिक्स प्रोपोर्शन में। आप ऐसा नहीं है कि H3O कर दो H4O कर दो, नहीं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन करवाओगे और क्या बनाओगे, कंपाउंड बनाओगे। ऐसे ही हमारे पास CO2 है, CO2 में देखिएगा दो एटम हमारे पास ऑक्सीजन के है और एक एटम हमारे पास कार्बन का है, तो ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड है। अब कंपाउंड भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे वे लिविंग सोर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ वे क्या आते हैं, लिविंग सोर्स है। जैसे प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, पेट्रोलियम सब्सटेंस हो गए आपके जितने भी है, ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके। और इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्या होगा, कार्बन। वो क्या होगा, कार्बन। आपने 10th में पढ़ा भी होगा हाइड्रोकार्बन में, सब हाइड्रोकार्बन कहाँ आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इसके लिए अलग से केमिस्ट्री भी है, जैसे मैंने आपको कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ब्रांच अलग से है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे इनऑर्गेनिक की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वे कंपाउंड आएंगे जो मोस्ट ऑफ लिविंग नॉन लिविंग सोर्स है निकाले जाते हैं। जैसे कि आपका मार्बल हो गया, रॉक साल्ट हो गया, NaCl, ठीक, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्या होंगे आपके, जिप्सम हो गया, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक, तो क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आपके। ठीक है, तो हमने यहाँ बात की एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
उसके बाद बात करते हैं हम इम्प्योर सबस्टांस की। देखिए हमारे पास उसके बाद है इम्प्योर सबस्टांस, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर भी बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शंस। एक बात बताइए, आपने सपोज करो शुगर डाला वाटर में, आपने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया, आपने दो कंपाउंड्स को मिक्स किया, आपने दो कंपाउंड्स को क्या किया, मिक्स किया। अब वो शुगर ऐसा तो नहीं है कि आप फिक्स प्रोपोर्शन में डाल रहे, जैसे हमारे पास H2 होता है, दो एटम आए थे हमारे पास हाइड्रोजन के और एक एटम आया था हमारे पास ऑक्सीजन का, ये प्रोपोर्शन कभी नहीं बिगड़ने का, सेम ही रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। लेकिन आप शुगर से बना रहे हो तो सॉल्यूशन बना रहे हैं आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे, शुगर को किसी प्रोपोर्शन में डाल सकते हो, क्या रहेगा, मिक्सचर ही रहेगा, किसका, वाटर का और शुगर का। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, हम कोई भी प्रोपोर्शन मिला सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड। मैंने यहाँ पे एलिमेंट क्यों बात कही, क्योंकि हमारे पास कुछ मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे हैं जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, हम गोल्ड में सिल्वर को मिक्स करते हैं, और भी कोई कई सारे मेटल है जिनको मिक्स करके एलॉयज फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे ये भी दो टाइप के होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, फर्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस, अब होमोजीनियस सब्सटेंस में क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उनकी फेज क्या होगी, वन होगी। फेज मींस ये होगा, सपोज करो आपने लिक्विड लिया वाटर, और आपने शुगर या सॉल्ट ले लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने दोनों ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिया। पहले इनकी फेज क्या थी, एक लिक्विड था हमारे पास और एक सॉलिड था हमारे पास, तो इनकी फेज दो थी हमारे पास, ठीक है, मतलब दो स्टेट में थे, लेकिन हमने इनको मिक्स किया और क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर बनाया। अब उसकी फेज क्या है, लिक्विड है, तो हम कहेंगे इनकी फेज वन होगी, कॉम्पोजिशन एक होगी, ठीक है, फेज वन होगी, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगी उनकी, ठीक है, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे आपको में, तो होमोजीनियस, ठीक है, मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के इसको समझिए, एग्जाम्पल में आपके क्या डाल दिया, वाटर और सैंड, ठीक है, वाटर और सैंड मिक्स कर दिया आपने, सैंड को शुगर में मिक्स कर दिया आपने, ठीक है, ये सब मड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मड होगी, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल, वो हेट्रोजीनियस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आपका मैटर और इनकी क्लासिफिकेशन। इसके बाद बात करेंगे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जैसे जैसे आपके इस चैप्टर में काम आएगी, जैसे मास और वेट। जैसे मास और वेट, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जैसे मास और वेट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले मास और वेट की। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम पहले बात करेंगे मास एंड वेट की। देखिए मास एंड वेट जो है, चलो पहले पढ़ते हैं। मास ऑफ सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या है, मैटर का अमाउंट है, मैटर का अमाउंट है, ओके। और जो वेट है, वेट इज अ सबस्टांस, वेट ऑफ सबस्टांस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या हो गया, जो वेटर प्रेजेंट होगा उसमें वो हो गया। सपोज करो सबस्टांस है मेरे पास, इसमें मास क्या है, जो इसका जिसमें मैटर प्रेजेंट है, और इसमें जो हम वेट की बात करेंगे, जो ग्रेविटी इसके इस पर लगाएगी, ग्रेविटी इस पर लगाएगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका वेट होगा। तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना, मास को और वेट को ध्यान दीजिए। वेट चेंज हो सकता है, जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वेट चेंज होगा। आप देखिए अगर हम प्लैनेट अगर चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम प्लैनेट चेंज करते हैं, हम मून की बात करते हैं, फिर और किसी प्लैनेट की बात भी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो जी की वैल्यू होगी, मतलब जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, वो चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो वेट क्या होता है, एम इंटू डब्ल्यू, मास इन सॉरी, डब्ल्यू क्या होता है, वेट क्या होता है, एम इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है।
मतलब ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज पक्का होगा, लेकिन मास क्या है, मास चेंज नहीं होगा। जो मास की एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। वो क्या है, किलोग्राम। देखो उसमें वेट को हम ऐसे ग्राम में भी बोल देते हैं, लेकिन वो इसकी एसआई यूनिट नहीं है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर इसकी वेट की यूनिट की, ऐसा यूनिट की वो होती है जिस जैसे फोर्स की यूनिट होते हैं ना, न्यूटन, वो सेम है वेट की यूनिट। क्या होगी हमारे पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो वही यूनिट क्या होगी इसकी, वेट की होगी। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मैटर। मैटर जितना स्पेस घेरेगा वो क्या होगा, और जितना स्पेस घेरेगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर क्यूब। ठीक है। हम मेरे बन्ने ने कुछ यहाँ पे कन्वर्जन लिखे है। लीटर को अगर आप एमएल में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। सेंटीमीटर और एमएल ये एक ही होता है। अगर वहाँ कहीं पे 1 ml लिखा है तो आप उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। ऐसे ही आपका क्या है, 1000 ml लिखा है तो आप उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। और अगर आप लीटर इसको चेंज कर रहे हो डेसीमीटर में, तो आप क्या करोगे, ये मान के चलो यहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको डेसीमीटर में चेंज करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर डेसीमीटर में चेंज कर तो 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी में क्या होगा आपका, अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। सपोज कीजिए हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, हम यहाँ पे 2 कंटेनर लेंगे और उनको कहेंगे कि भाई इनका जो वॉल्यूम है हम सेम रखते हैं। 2 कंटेनर वॉल्यूम सेम है। ठीक है। हम यहाँ पे पार्टिकल रखते हैं यहाँ पे बहुत क्लोज। ठीक। और यहाँ पार्टिकल रखते हैं थोड़ा दूर दूर रखते हैं। ठीक है। और मैं आपसे अगर पूछता हूँ तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप इसकी बताओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर मोर ज्यादा, मोर मास होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। अ, हम बात करते हैं यहाँ पे आइस की और वाटर की। यूजुअली तो क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम जनरली बात करते हैं किसी सब्जेक्ट में, या फिर यहीं पे बात करेंगे, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, गैस से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आइस की और वाटर की, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो आइस है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, कहने का मतलब क्या है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। भाई आप अगर जनरली बात करें, सीधी भाषा में बात समझिए, जो हल्का होता है, जो चीज़ हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। हम बात करें जो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो यहाँ पे आइस पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आइस की डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी। देखिए आइस की स्ट्रक्चर वाटर से अलग होती है। आइस की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एयर होती है। एयर की वजह से क्या होगा, आइस ब्लॉक क्या होंगे, आइस क्या होगी, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी। ठीक है। वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी आइस। ये क्या हो गया आपके, आइस ब्लॉक्स। ये क्या आपका वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइस की डेंसिटी क्या होगी, आइस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी वाटर से। आप देखते भी होंगे, अगर आपने फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए ट्रे में बर्फ रखी, ट्रे में पानी रखा है, ठीक है, तो आप पानी कुछ ऐसे भरकर रखोगे अगर, तो बर्फ कुछ इस तरह की जमेगी। ठीक है। बर्फ कुछ इस तरह की जमेगी। इसका मतलब क्या है कि आइस को ज्यादा जगह चाहिए वाटर से, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है उसकी, कम होती है वाटर से। ओके। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, बात करेंगे फिर हम टेम्परेचर की। डेंसिटी की बात हम अगर बात करते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, अगर आप, ये क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे मास की रख दीजिए ऐसा यूनिट, और वॉल्यूम भी रख दीजिए ऐसा यूनिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर हो गए, ठीक है। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की माप को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हम तीन स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेरे पास फ़ारेनहाइट, केल्विन, और फिर मेरे पास है डिग्री सेल्सियस। मेरे पास फिर क्या है, डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर जो थर्मोमीटर, डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होता है और जो आप टेम्परेचर बताते हैं कि आपका 99 है, 98 है, 100 है, 101 है, तो आपके फ़ारेनहाइट में बताते हैं, हमें क्या बताते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। दूसरा आपका केल्विन है, जो कि एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। फिर आता है डिग्री सेल्सियस, जो अब वेल नोन होगा, सबको पता होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, हम बात करेंगे इनके कन्वर्जन की, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको केल्विन तो पता ही होगा। सपोज करो हमारे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर है, आप इसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे। तो हम क्या करते हैं, केल्विन में अगर चेंज करते हैं हम, तो 25 डिग्री सेल्सियस में ऐड करते हैं 273.15, ठीक है। देखिए हम 273 ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ, तो कि भाई 273 ऐड कर लो, इसको 0.15 को छोड़ दो। लेकिन जो एक्यूरेट होता है वो क्या होता है, 25 प्लस 273.15 केल्विन। चलो कोई बात नहीं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन होता है 23.15, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 298 केल्विन। ये क्या होगा आपके पास, 298 केल्विन। आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझको 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर आपके पास, मुझको फ़ारेनहाइट में बताओ क्या होगा। देखिए जो छोटे पेपर होते हैं, ठीक है, और जो जॉब वगैरह के पेपर होते हैं, अम, उनमें, रेलवे वगैरह में जैसे, तो ये पूछ लेते हैं डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मेरे ख्याल से ये तो पूछते नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो 273 ऐड कर दो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फ़ारेनहाइट अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अब उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे। हमारे पास फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25 प्लस 32, तो क्या जाएगा मेरे पास, 5 टाइम कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 5 में, 45 प्लस 32 कितना आएगा, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, ये कितना आ गया फ़ारेनहाइट में 77, ठीक है। अम, इसके बाद हम और बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। देखिए यहाँ तक कितना रखिए फिलहाल, हम इसके बाद बात करें केमिकल कॉम्बिनेशन की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो हमारे पास पहला लॉ है जो कि कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था लिवोइजियर ने, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये कहता है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। सिंपली हम इसको कह सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं, ओके। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आइस है यहाँ पर, हमने अगर हम अगर आइस को मेल्ट करते हैं, हम अगर आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें उतना ही तो वाटर मिलेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास HGO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हमारे पास, अगर हमने इसको 100 ग्राम को बर्न किया तो हमें हमें मिलेगा 92.6 ग्राम मर्करी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। जो है ये इस लो को प्रूव करता है। फिर हम बात करते हैं जो सेकंड हमारे पास लो है, लो ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये कहता है ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट।
समझिए इसको, अगर आप सपोज करो कई अलग अलग जगह से कुछ सैंपल लेते हो वाटर के, ठीक है, आपने कुछ ओशन वाटर से लिया, कुछ रिवर से ले लिया, ठीक है, कुएं से ले लिया, ठीक है, कहीं से भी आपने सैंपल वाटर वाटर के सैंपल इकट्ठा किए, तो उनमें क्या होगा, H2O ही तो उनका फॉर्मूला होगा, वो H2O ही तो होंगे सब कुछ, ठीक है। फिर ये कहता है बाई वेट, कहने का मतलब यहाँ पर जो H2O होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे, वे हमेशा इस इस रेशो में रहेंगे 1:8 में। कैसे, देखिए, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे हम। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो 2:16, मतलब क्या आ जाएगा, 1:8। एटॉमिक मास के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास CO2 है, CO2 हम कैसे भी, CO2 हमारे पास कैसे भी आए, कार्बन को बर्न करके आए, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके आए, सॉरी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा किस रेशो में रहेगी, देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का हमने अभी आपको बताया होता है 16, तो 16 का डबल कर देंगे हम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना होगा, 32। इसको हम इधर लिख लेते हैं, 12 × 32, क्या आ जाएगा इनका रेशो, 4 और हम सो करते हैं 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम 32 को, हमने 4 से डिवाइड करा 12 को, और 4 से 2 करा 3:8 आएगा। क्या रेशो आएगा इनका, 3:8 आएगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर हमारे पास नेक्स्ट लो है, जो कि हमारे पास थर्ड लो है कॉम्बिनेशन का, law of multiple proportions. Law of multiple proportion, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with fixed mass of other element are in ratio of small whole number. इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होगा, अगर आप कोई दो एलिमेंट को कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहे हो, जैसे कि H2O और मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो उसका मास उन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वली होगा, ये कह रहा है, मतलब एक रेशियो में होगा। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो, या फिर मैं कहूँ 2 पार्ट हाइड्रोजन लेते हो, 16 ग्राम या 16 पार्ट लेते हो ऑक्सीजन के, तो मेरे पास 18 पार्ट या 18 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन के 2 पार्ट लेते हैं, मैं 2 पार्ट इसलिए ले रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बन रहे ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 बन रहे, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे H2 की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिए, तो मैंने 2 ग्राम लिया इस वजह से। 16 किस लिए लिया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16। यहाँ पे 2 आगे ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट लिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने लिया मैं, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितने लिया, 32 ग्राम, 32 पार्ट या 32 ग्राम। मेरे पास H2O2 कितना आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो आएगा मेरे पास 34 ग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे गैलुसेक लॉ की, गैलुसेक लॉ की बात करते हैं, गैलुसेक लॉ की, ठीक है। गैलुसेक लॉ में कहता है, गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको आप एग्जांपल समझिए, सपोज कीजिए, ये कहता है, सपोज करो हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है, जो उनका रेशियो होगा, वो जो एग्जिस्ट करेंगे, उनका रेशियो एक सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे, या एक होल नंबर होगा। समझिए कैसे, सपोज कीजिए अगर मैं एक वॉल्यूम लेता हूँ हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम लेता हूँ क्लोरीन का, जो मुझे मिलेंगे वो 2 वॉल्यूम मिलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के, हाइड्रोजन क्लोराइड के, HCl के। देखिए, मैंने एक वॉल्यूम लिया यहाँ पे, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का मुझे क्या मिला यहाँ पे, HCl, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 वॉल्यूम किसके मिलेंगे मुझे, गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग HCl के, ओके। इसका रेशियो देखिए क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1:1:2, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है। अगर हम एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन की, हम यहाँ पे लेंगे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के,
1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, तो मुझे मिलेगा 2 वॉल्यूम अमोनिया। 2 वॉल्यूम अमोनिया, देखिए कैसे, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2NH3। ये क्या मिला मुझे, 2 वॉल्यूम अमोनिया। तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 3:1:2। ओके, फिर हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रो लॉ की, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वो सेम होनी चाहिए, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए ये समझा, मैं आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा यहाँ पे, समझिए कैसे। अगर हमने यहाँ पे लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl व 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं हाफ मॉलिक्यूल लूंगा हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल लूंगा Cl2 का, क्लोरीन का, तो मुझे यहाँ मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। यही कहना चाहता है एवोगैड्रोस लॉ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है HCl का, इसका मतलब ये है कि HCl में हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल होगा और Cl का भी हाफ मॉलिक्यूल होगा। देखिए ये एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट रखता है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, ठीक है, तो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। और एक आपको मैं बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो, इसके अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी से मिले, तो एक काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूव करूँ, आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक में इसमें ऐड करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।